पागलपन होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी हद आपको मालूम होनी चाहिए। अगर एक बेस प्लेयर बजा रहा है तो उसकी स्ट्रिंग कौन सी चाहिए, उसका टोन कौन सा चाहिए, उसका एम्पलीफायर कौन सा चाहिए, स्ट्रिंग सेगमेंट चाहिए तो उन्होंने कहाँ बैठना चाहिए। वो इंडस्ट्री में आर्टिस्ट रिलेशन का वो अगर वो कन्विंस कर पाए कि उसके जैसा आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो आदमी को वो उठा लेगा। आप आर्टिस्टिक फील्ड में आ जाएंगे तो आप हमेशा एक बारीक लाइन के ऊपर से चलते हैं। आप कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी ऊपर जा सकते हैं। अगर फेम तुमको है तो यू आर लकी, गॉड की ब्लेसिंग्स है तुम्हारे ऊपर, ऑडियंस का लव है, उसको फ्लॉन्ट नहीं करो, उसको रिस्पेक्ट करो। अवार्ड मिलना या ना मिलना ये एक किस्म का प्रोसीजर है जो आपके हाथ में है। 2 महीने आ जाओगे और मुझे पॉल गिलबर्ट बनना है, ऐसा नहीं होता है। सो गाइज, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शीतल चंद्र कुलकर्णी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पावर ऑफ वॉइस में। थैंक यू। तो सर, फर्स्ट पॉडकास्ट है आपका, राइट? यस, मेरे ख्याल से। आपने इंटरव्यूज तो बहुत सारे दिए होंगे, पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए होंगे, लेकिन ये इंटरव्यूज नहीं है, ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, तो हम उसके फ्लो के साथ वैसे ही बात कर लेंगे। उसी में मैं सिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू तो काफ़ी कर चुका हूँ, लेकिन पॉडकास्ट ये शायद मेरा पहला है, तो देखें कैसे जाता है। कि आपके क्वेश्चंस की मुझे थोड़ी उत्सुकता है कि क्या कर पूछने वाले हैं आप, तो देखते हैं कैसे जाता है। ज़रूर सर, ज़रूर। तो सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी म्यूज़िकल जर्नी कैसे रही? मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में? क्या बैकग्राउंड थी आपकी म्यूज़िक की, कैसे? जहाँ तक मैं सोचता हूँ और जहाँ तक अगर मैं पीछे 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 चला गया, तो मैं हमेशा म्यूज़िक में ही था। मेरी फैमिली म्यूज़िक में से ही थी। मेरे फादर बिग टाइम म्यूजिशियन सुभाष चंद्र कुलकर्णी, ही वॉज इन म्यूज़िक, एंड हम लोग म्यूज़िक में ही थे पहले से। और जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, अगर मैं सोचूं तो मुझे हमेशा म्यूज़िक में ही काम करना था। म्यूज़िक का अट्रैक्शन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का अट्रैक्शन, म्यूज़िकल मूवीज़ का अट्रैक्शन, ये ही मेरा ध्यान था। और मुझे याद है, मैं 5th स्टैंडर्ड में था जब मैं मेरा एजुकेशन मेरा मेरे मेरे एजुकेशन मैंने शुरू की। मेरा जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, मैंने 5th स्टैंडर्ड में शुरू किया, हमारी इंस्टीट्यूट में शुरू किया। हमारी इंस्टीट्यूट है जहाँ हम लोग म्यूज़िक सिखाते हैं। मेरे पिताजी म्यूज़िक सिखाते थे, सिखाते हैं अभी भी। और उन्होंने म्यूज़िकल करियर म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा मूवीज़ में किया। सो म्यूज़िकल बैकग्राउंड वाज द एंटायर सिनेरियो इन माय हाउस। सो मुझे म्यूज़िक में ही काम करना था। और 5th स्टैंडर्ड में से मैंने मेरी म्यूज़िकल एजुकेशन शुरू की। गिटार मेरा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने उस वक्त से सीखना शुरू किया। फिर सेल्फ डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स सीखे, कंपोजिशन, प्रोडक्शन, स्टूडियो, स्टेज, बढ़ता गया। और अगर मैं सोचो इसके बारे में, तो स्कूल के पहले दिनों से जहाँ पे मैं बजाता था, मेरे स्कूल ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि मैं स्टेज पे बजा सकूं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे फादर बरेटो, जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया स्कूल में। स्कूल के गैदरिंग, स्कूल के फंक्शंस, कॉम्पिटिशन्स, जिन्होंने मुझे एनकरेजमेंट दिया कि जहाँ पे मैं जा सकूँ, मैं बजा सकूँ और मेरी आर्ट एग्जिबिट कर सकूँ। और वो जानते थे, मैं अगर आज सोचूं तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि वो जानते थे कि ये लड़के में कुछ है, तो वी शुड एनकरेज हिम। सो ही डिड दैट थिंग क्वाइट अ लॉट। एंड स्कूल, कॉलेज, कॉलेज के बाद हमारी इंस्टीट्यूशंस, फिर हमारी इंस्टीट्यूशन है MRDI। MRDI ने हमारे काफ़ी शोज़ हमने किए, जहाँ पे अगेन मेरी आर्ट एग्जिबिट की। फिर मेरा ग्रुप था पहले, टॉल्फैथन्स स्कूल ग्रुप था जो हमने स्कूल में शुरू किया था। और आप मुझे शायद पूछेंगे कि टॉल्फैथन्स ऐसे क्यों। जी, मैं उसी पे आने वाला था अभी। ये बहुत ही यूनिक नाम था जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। एक था टॉल जो मैं, एक था फैट मेरा दोस्त आनंद अय्यर, और एक था थिन आनंद नगरकर। तो हम लोग 3 स्टूडेंट्स थे इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न म्यूजिक के, जहाँ पे मेरे पिताजी की इंस्टीट्यूट थी जो हमारी है, जहाँ पे हम तीनों लोग सीखते थे। और हम तीनों
एक ही क्लास में थे, वी वर इन द सेम स्टैंडर्ड, एंड स्कूल में हमने ऐसे ही शुरू किया एक साथ बजाने के लिए स्कूल के गैदरिंग्स के वक्त, फादर बराटू जैसे मैंने आपको बताया। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सीरियस टर्न दे, तो कमर्शियली बजाने लगे। तो इसके लिए हमने हमारा ग्रुप का नाम टॉल फैथिन्स ऐसे रखा। तो पहले लोगों को समझ नहीं आता था कि ये टॉल्फैथिन्स का मतलब क्या है, ये ऐसे क्यों टॉल्फैथिन्स क्यों बता रहे हैं अपने आप को। तो फिर हम लोग जब स्टेज पे आते थे तो लोगों को पता चलता था कि ओके, वन इज टॉल एंड वन इज फैट एंड वन इज थिन। अच्छा, सो दैट वाज द इक्वेशन बिटवीन द थ्री गाइज। बट वेरी थॉटफुल दैट इज। दैट इज मार्क्स टू माय फादर। मेरे डैड ने मुझे हमारे ग्रुप को ये नाम दिया था। टॉल्फैथिन्स ने काफ़ी नाम कमाया कॉलेज के दिन में, कॉलेज के बाद में, काफ़ी उसके बाद में। ये तो पहली लाइनअप थी हमारी जो मैंने शुरू की थी, आनंद अय्यर और मैं। उसके बाद में लाइनअप चेंज होते गए, हमने कमर्शियल किया, फिर प्रोफेशनल किया, अवार्ड जीते। 10 साल तक वो ग्रुप चला। उसके बाद हमको लगा कि शायद ये ग्रुप का नाम जो है वो काफ़ी कॉलेजिश है, थोड़ा सा स्कूलिश है, और जो म्यूज़िक हम लोग बजाते थे वो थोड़ा और सीरियस किस्म का था। हम लोगों को हमारा खुद का म्यूज़िक बनाना था। तो हम लोग ने सोचा कि उसको बदल दें। तो हमने हमारा ग्रुप का नाम बदल दिया और फिर टंगस्टन ये ग्रुप का ओरिजिन हो गया। Tungsten was my first professional band, which continued for 25 years. So, schooling से जो मेरी जर्नी है, फिफ्थ स्टैंडर्ड से, फिर उसके बाद टॉल फैथिन्स हो गया, उसके बाद टंगस्टन हो गया, और उसके बाद 2015 से मैं अभी मेरा सोलो करियर कर रहा हूँ, जो कम्प्लीटली डिफरेंट इक्वेशन है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में मैं काम कर रहा हूँ। और लास्ट 5 years आई एम वर्किंग इन दैट। मेरा खुद का एल्बम्स कर रहा हूँ। उसको काफ़ी एक्नॉलेजमेंट मिला है, अवार्ड्स हैं, लोगों को पसंद आया है, काफ़ी डिफरेंट किस्म का काम है। कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, म्यूजिक सिंथेसिस, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब मैं करता हूँ मेरे स्टूडियो में। और मेरे ख्याल में ये जो जर्नी है लास्ट मोर देन 3 decades की, जो 30 years की, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे। और जो मैच्योरिटी मुझे मिली है ये म्यूज़िक के बारे में, ये इंडस्ट्री के बारे में, ये मैं सोचता हूँ कि कमांडेबल है। लेकिन उसका अगर मुझे आप ओरिजिन पूछे तो वो है मेरी स्कूल, जहाँ से मैंने 5th स्टैंडर्ड से शुरू किया। ये तो बात हुई अभी आपकी जर्नी की, लेकिन जर्नी आपकी जहाँ से स्टार्ट हुई, वो मुकाम क्या था आपकी जर्नी में? या कोई ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको उठाने के बाद आप सोचने लगे कि नहीं यही मुझे करना है अभी, या उसने आपको इंस्पायर किया? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ सारे जो मुझे लोग पहचानते हैं, सारी दुनिया जो मुझे पहचानती है, वो खूबसूरती से ये लोग पहचान भी जाएंगे जो मैं कहने वाला हूँ, और वो है गिटार। मैंने जब से म्यूज़िक के बारे में सोचा है, जब से मैंने म्यूज़िक के बारे में समझा है, और जब से मैं ये समझता हूँ कि मुझे म्यूज़िक में काम करना है, गिटार के सिवाय में मुझे कुछ दिखा नहीं, और मुझे हमेशा उसी में काम करना था, उसी को सीखना था, उसी को बजाना था, उसी को मास्टर करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, आज भी गिटार जो मेरे दिमाग में बजता है, मेरे हेड में जो बजता है, वो मैं बजा नहीं पाता हूँ। और ये मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत ही बड़ी सीख है। मुझे और भी सीखना है, मुझे और भी आगे समझना है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसको कैसे अल्टर किया जाए, कैसे मास्टर किया जाए, कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कैसे एडवांस किया जाए, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मुझे गिटार के बारे में मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, रेस्टलेस होता हूँ, एंजाइटी ओरिएंटेड होता हूँ, और ये सारी चीज़ें मुझे गिटार ही करती है, और गिटार ही मेरा
प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है आज भी। जैसे आपने कहा कि आपके दिमाग में अलग गिटार है और आप अलग बजाते हो, तो मैंने कुछ समझाइए इसके बीच में। मैंने अलग नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में जो गिटार है वो मेरे बजाने से काफ़ी एडवांस्ड है। इसलिए मैं हमेशा मेरे दिमाग में जो गिटार बजती है उसको इमिटेट करने की कोशिश करता हूँ इतने साल से। लेकिन इतने साल से मैं इमिटेट करने की कोशिश करने पर भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ कि जो मैच्योरिटी मेरे हेड में है वो मैं मेरे हाथ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ, मैं आई ट्राई अ लॉट एंड आई प्रैक्टिस अ लॉट एंड लोग मुझे पूछते हैं कि आप प्रैक्टिस क्या करते हो, आप किसको इमिटेट करते हो, आप किसको सुनते हो और आप क्या सुनते हो। तो मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं मेरे दिमाग को सुनता हूँ और मेरे दिमाग को मेरे हाथ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ, उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करता हूँ ताकि जो मेरे दिमाग में रिफ्स, गिटार प्लेइंग्स, कॉम्पोजिशंस, प्रोडक्शंस बनते हैं, मैं मेरे हाथ से लोगों के सामने लाऊं। दिस इज व्हाट माय journey is and this is what my goal is, but unfortunately अभी तक वो मैं कर नहीं पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन शायद एक दिन आ जाए जब मैं बोलूँ कि वाह, ये दिन था जिस दिन मेरे दिमाग में जब जो बजा वो मैं हाथ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। और गिटार वही है, रॉक एंड रोल से मैंने शुरू किया, बीटल्स, ये सब लोग उसी को पहचानते हैं, उसी को बजाते हैं, मैंने भी उनको बजाया, काफ़ी आर्टिस्ट को बजाया, कवर म्यूज़िक बजाया है, रॉक म्यूज़िक बजाया, मेटल, हार्ड रॉक, पॉप म्यूज़िक, काफ़ी म्यूज़िक को लोगों को इमिटेट करके मेरे हाथ को तैयार किया, मेरे कान को तैयार किया, मेरी समझ को तैयार किया। लेकिन फाइनली मुझे यही लगा कि मुझे ये सब करके अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है मेरी खुद की म्यूज़िक के लिए, और यही मैं कर रहा हूँ। मैंने इमिटेट किया, डेफ़िनेटली किया, सालों तक किया और मुझे सभी को करना चाहिए। आई मीन जो भी नया म्यूज़िशियन है, जो भी नया प्लेयर है, जो भी नया इंस्टीट्यूशन है एज़ अ प्लेयर, आई एम श्योर यू नो ही शुड इमिटेट द प्लेयर्स, और वो भी मैंने भी किया। लेकिन फाइनली तुमको अपना कुछ करना है। अपना कुछ मुकाम अगर आपको लेके जाना है तो अपनी पहचान के लिए अपना म्यूजिक करना, अपनी आर्ट दिखाना, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से करना है वो वक्त डिसाइड करेगा, आपकी कॉम्पोजिशन डिसाइड करेंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करेंगे, आपके प्लेटफॉर्म्स डिसाइड करेंगे, वो अलग बात है। आई मीन वो दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैकल्टीज। लेकिन आपको ये डिफाइन डेफिनेटली ज़रूर करना है कि आपको क्या करना है, आपको किस डिपार्टमेंट में काम करना है, और आपको आपकी पहचान बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको किस डिपार्टमेंट की आर्टिस्टिक एरिया लोगों को दिखानी है। सो आई फील दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। जब हम बैठते हैं ना किसी आर्टिस्ट के दिमाग को खोलने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बाहर आती है जो हम एक्चुअली झेल नहीं पाते, क्योंकि इतना थॉटफुल प्रोसेस होता है ये। और आप मतलब कैसे कर पाते हो इतना डीप सोचना, इतना मैंने मैंने बहुत कमर्शियल आर्टिस्ट को देखा है जो पैसे कमाने के लिए गाने बनाते हैं, लेकिन आर्ट वो भी सही है, उसमें उसमें कोई गलत बात नहीं है। आई मीन अगर आप पैसे बनाने के लिए अगर आप अपनी आर्ट करोगे और उसको बेचोगे तो उसमें there's nothing wrong. I mean that's fine. I mean if you have the art you can sell it, you can make money out of it, but you know there has to be an answer to it. It is very important. I mean लोग बोलते हैं कि अरे क्या तू पैसे के लिए काम कर रहा है, तो उसमें क्या बुरी बात है। मैं मेरी आर्ट बनाता हूँ, मुझे आर्ट बनाने के लिए सामान चाहिए, सामान करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए, वो मुझे रेस करना चाहिए। वो तो मैं घर से नहीं लेके आ सकता हूँ हमेशा, तो मुझे काम करके पैसा रेस करना है, पैसा रेस करके इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करके मेरे को काम करना है, उसके बाद उसको बेचना है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट आप
क्या काम कर रहे हो और कैसा काम कर रहे हो, आपकी कॉम्प्रोमाइज लेवल क्या है, आपकी फिक्टिशियस लेवल क्या है, आपकी ऑनेस्टी क्या है, ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल में जो आदमी काम करता है उसको वो मालूम है कि वो क्या कर रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट। सो यू नो, ये मैंने इसके लिए किया है, वो मैंने उसके लिए किया है, ये मैंने अपने के लिए किया है, ये मैंने अपना काम दिखाने के लिए किया है, ये मैंने अपना काम बेचने के लिए किया है। ये डेफिनेशंस कंप्लीटली आइडियोलॉजिकल है और मेरे हिसाब से उसमें कोई बुरी बात नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आर्ट से मेरा मतलब था कि ऐसा आर्ट जो अ, एकदम पैशनेटली बनाया गया हो। आजकल अगर देखा जाए तो बहुत जेनेरिक चीजें होने लगी है, तो इसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? इट इज बहुत रिलेटिव बात है ये। मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। आदमी एक कंपोजर है, वो काम करता है, एक प्रोड्यूसर उसका काम उसको शेप देता है, एक रिकॉर्डिस्ट उसको उसका काम टेप पे लेके जाता है, आजकल कंप्यूटर पे लेके जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो उसका काम एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, एक ऑडियंस है जो उसको सुनता है या डाउनलोड करता है या खरीदता है या अपने प्लेलिस्ट में रखता है, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है जो अपने प्लेटफॉर्म से उसको सालों साल इन्फिनिटी में रखते हैं। तो मेरे ख्याल में कंप्लेंट की बात कहाँ है, एवरीबडी इज हैप्पी। कौन सा भी काम, दिस इज, देयर इज नथिंग नोन एज राइट एंड रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग नोन एज गुड और बैड, बट इट कैन बी लाइक्स। यू कैन हैव, अगर मुझे एक गाना पसंद आया, मुझे एक काम पसंद आया, मुझे ये काम पसंद नहीं है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये काम मुझे पसंद आया नहीं इसलिए वो काम खराब है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं होता है। सब लोग अपनी अपनी ऑनेस्टी से काम करते हैं, सब काम अच्छा होता है, लेकिन अपना अपना एक लक होता है। एक काम ऊपर जाएगा, एक काम नीचे रह जाएगा, एक काम अपनी अपनी स्ट्रीम से चला जाएगा, एक काम नोटिस हो जाएगा, एक काम अननोटिस हो जाएगा। अपनी अपनी जो डायरेक्शन लक लाइन की उसकी जो फेट है वैसे हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि उन्होंने खराब काम किया और उसने ये बहुत अच्छा काम किया। बहुत खराब काम भी ऊपर जा सकता है। वो एक किसी ने सालों साल एक काम में लगा दिए है और वो अननोटिस भी चला हो सकता है। और ये इंडस्ट्री में ये होता है, ये आज भी हो रहा है। इतनी फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री होने के बाद भी, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद भी, जहाँ पे हम अपना काम लोगों को दिखा सकते हैं, उनके घर में लेके जा सकते हैं, फिर भी काम अननोटिस जा सकता है। और फिल्म इंडस्ट्री जैसे बड़ी इंडस्ट्री होने पर जहाँ पे काम हैमर होता है, जहाँ वहाँ पे इतना काम हैमर होने के बाद भी लोगों का वहाँ पे ध्यान नहीं होता है। ये दोनों बात कंप्लीटली लेवल्ड है एंड आई थिंक दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। आई मीन देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट। वो एंटरटेनमेंट आर्टिस्टिक की एक क्या बोलते हैं, एक पाथ है, और जो हर एक आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको एक्सेप्ट ना हो तो इसे इसमें पढ़ना नहीं है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि यही होने वाला है और ऐसे ही होने वाला है। दिस इज द मेथड। जैसे आपके म्यूजिक की जर्नी चल ही रही है, तो इसमें बचपन में कभी आपको ऐसे लगा था, कोई कॉन्सर्ट में गए हो आप, या आपने लाइव परफॉर्म करते हुए किसी आर्टिस्ट को देखा है और तब से आपको फर्मली ये लगा कि नहीं, आज से मुझे यही करना है, तब से आप में ये जिद जाग चुकी, ऐसे कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल। दो एपिसोड्स हैं जो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। मैं 6th स्टैंडर्ड में था और उस वक्त स्कूल में सीपीआई नाम की एक कंपटीशन हुई थी और स्कूल ने मुझे भेजा था। जब मुझे भेजा था तब मुझे वहाँ पे एंट्री मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन कंपटीशन थी और मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने इंसिस्ट किया कि दिस पर्सन शुड कॉम्पीट। और वो मेरा पहला स्टेज अपीयरेंस था, फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस। मैंने कभी स्टेज पे, मुझे गिटार कैसे एम्पलीफायर को लगाना ये भी नहीं मालूम था। और
गुलाटी हॉल में, सेंट विंसेंट्स स्कूल का जो हॉल है, गुलाटी हॉल, बहुत बढ़िया हॉल है. इट हैज़ सम रियल फॉन्ड मेमोरीज फॉर मी. तो वहाँ पे वो कंपटीशन था और मैं सोलो बजाने वाला था. सो वहाँ पे मेरी एंट्री आ गई, तो मैं गया, मेरा आइटम वगैरह किया, और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने क्या किया. जब तक मैंने वो स्टेज पे, जब मेरी एंट्री हो गई, मेरा एक सीनियर दोस्त था, जो हमारी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था, शिरीष पदे. उसको मेरे पिताजी ने मेरे साथ भेजा था मुझे असिस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा था. जैसे मैंने बताया, मुझे वो कुछ लगाने का नॉलेज नहीं था, तो उसने मुझे हेल्प किया. एंड मैंने वो बजाया, जो भी मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया था कि बजाना है ये वो, तो वो मेडले मैंने बजाया. और वो बजाने के बाद एक 2 सेकंड के लिए स्टेज ऑडियंस में, वो थिएटर में साइलेंस था. तो मुझे ये पता नहीं चला कि मैंने ठीक बजाया या मैंने ठीक नहीं बजाया, कि लोगों को सुनाई दे नहीं दिया. एंड उसके बाद देयर वाज एन अपलॉड. सो शायद वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मैंने बजाया, एंड वॉट एवर, एंड इवन आई वॉज टच्ड कि लाइक ओके, लोगों को पसंद आया. और फिर मैं मेरा गिटार लेके, वो शिरीष भी वहां था, वो भी ऑस्ट्रक में था कि मैंने क्या बजाया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे कुछ करूं. एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे एक से 6 स्टैंडर्ड हाँ. छोटा बच्चा था, एकदम शॉर्ट्स में था, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसने सिर्फ अपना गिटार बजाई. और मैं ऑडियंस से, आई मीन मेरे स्टेज से विंग में चला गया. मेरा आइटम खत्म हो गया और मैं चला गया. मेरी माँ विंग में खड़ी थी, और मैं जाने के बाद वहां पे आई वॉज वेरी ईगर टू सी कि अरे ममा क्या बोलेगी. तो ममा रो रही थी. तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूं. एंड फिर जैसे उसने, वो मैं गया, उसने मुझे ले लिया, उसने कहा कि बहुत अच्छे बेटे, ये वो. तो देयर वाज अ कनेक्ट बिटवीन माय इंस्ट्रूमेंट एंड माय मदर्स इमोशंस. सो उस वक्त मुझे, छोटा था मैं बच्चा, लेकिन मुझे ये पता चला कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ करना है. एंड मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ मुझे शाबाशी दी, ये वो सब हो गया. एंड आई विल स्टिल नेवर फॉरगेट कि मैं जब जा रहा था, मेरी मदर वो विंग में खड़ी थी, मेरे साथ आई थी ऑफ कोर्स, एंड शी वाज क्राइंग, वो रो रही थी. एंड मैं डर गया कि बोला अरे ये क्या हो रहा है. लेकिन उस वक्त वो एक क्या बोलते हैं, एक कनेक्टिविटी हो गई मेरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ करना है, और मैं ये इंस्ट्रूमेंट के लिए बना हूँ. ये एक एपिसोड हो गया. उसके बाद स्कूल में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हो गए, मैंने जीते, कुछ नहीं जीते. स्कूल के गैदरिंग के लिए हमेशा बजाया, अप्रिसिएशन मिला. मेरे डैड्स के रिकॉर्डिंग में मैं बजाता था, उनके रेडियो स्टेशन के रिकॉर्डिंग में बजाता था. तो मेरी एक एज के वजह से मुझे हमेशा एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिलता था, क्योंकि मैं गिटार हैंडल करता था और आई वाज स्मॉल. आफ्टर मेनी इयर्स मैं आई वाज इन स्कूल. मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट शायद वो 80s, लेट 70s का रहेगा शायद. बड़े शोज पूना में नहीं होते थे, लेकिन एक शो पूना में हो गया. उसका नाम था ली हार्ट. ली हार्ट एक ब्रिटिश गिटार प्लेयर, रॉक गिटार प्लेयर, एक बैंड पूना में आया था बीजे मेडिकल ग्राउंड पे. उस वक्त अनिल पुरोहित, उनका सुमन फाउंडेशन था, उन्होंने वो शोज किया था. स्ट्रेपस्टिल्स ने, मुझे अभी भी याद है, स्ट्रेपस्टिल्स ने उसको स्पॉन्सर किया था. सो मेरे पिताजी ने कहा कि आपको, मैं तुमको एक शो को लेके जाता हूँ, तुमको ये अच्छा लगेगा, तुम गिटार बजाते हो ना, तो तुमको ये देखना है. तो मैं बोला ठीक है. बीजे मेडिकल ग्राउंड पे बड़ा शो, रॉक शो, कुछ रॉक शो यानी क्या होता है मालूम नहीं. लॉन्ग हेयर, गोल्डन पीपल,
बेयर चेस्टेड पीपल, गिटार्स, बड़ा साउंड, लाइट्स, तो वो बहुत एक्साइटेड था मैं। तो मेरे दिमाग में और मेरे पिताजी के दिमाग में भी वो तो शो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास उसका रिकॉल नहीं रहेगा कि मैंने क्या देखा। तो मैं, मेरा एक छोटा रिकॉर्डर हमेशा एक शो को लेके जाता था, वो शो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि मैं उससे स्टडी कर पाऊं कि मैंने क्या सुना, मैंने क्या देखा। और ये एट द एज ऑफ योर इन 6th स्टैंडर्ड? नहीं, मैं स्कूल में था, मैं शायद मैं 8th में रहूंगा या 9th में, ऐसा कुछ तो भी था। इट वाज नॉट इन कॉलेज, इट वाज बिफोर 10th स्टैंडर्ड। यानी वो 6th स्टैंडर्ड का मेरा जो एपिसोड हो गया, जो मैंने आपको गुलाटी हॉल का बताया, उसके एक 2-3 साल 3 साल के बाद में कि ये एपिसोड रहेगी। और मैं वो मेरा रिकॉर्डर लेके जाता था, और मैंने जो बीजे मेडिकल में हम गए तो मुझे डोर कीपर ने आड़ा कि ये क्या लेके जा रहे हो। मैं बच्चे था, ये क्या है? मैं बोला नहीं रिकॉर्डर है। ये रिकॉर्डर क्यों लेके जा रहे हो, वहाँ पे बजाना नहीं है कुछ। मैं बोला भैया मुझे बजाना नहीं है कुछ, मैं जो बजा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है। तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे भेज दिया अंदर। तो मैं वो शो देखने के अलावा उसको रिकॉर्ड कैसे कर पाऊँ, ताकि मैं उसमें सीख कैसे पाऊँ। उस वक्त तो कोई इंटरनेट ये तो बात थी नहीं, अपने के पास हमारे पास कैसेट सीडीज ये भी नहीं मिलता था, इंटरनेशनल म्यूजिक वाज नॉट अवेलेबल। तो सीखना ये तो बहुत लंबा बात था, जो थोड़ा सा कोई रिकॉर्ड प्लेयर्स मिलते थे वहां से तो सीखते थे। दैट्स व्हाट इट इज। सो लर्निंग प्रोसेस वाज वेरी डिफिकल्ट। इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका एक्सेसिबिलिटी इंडिया में बिल्कुल नहीं था उस वक्त। तो ये बैंड आया, मैंने वो देखा, मैं पागल नहीं, या पागल ऐसा ही, वैसा ही हो गया उसको। क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पाया कि ऐसा भी कोई स्टेज पे कर सकता है, कि इस तरह का म्यूजिक हो सकता है, इस तरह का ऑडियंस हो सकता है, इस तरह का ऑरा हो सकता है, सेटअप हो सकता है, ये तरफ इस तरफ का ग्लैमर हो सकता है। तो मैंने वो देखा। एंड मैं जब वहां से बाहर आ रहा था तो मैं पूरा शो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी कैसेट खत्म हो गई। और मैं आया, फिर मैं उसको सुनता था घर में आने के बाद, उसको बजाने की कोशिश करता था। तो जिस दिन मुझे वो गाना बजाने को आया, जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो शो से, वो उसमें तो कितना रिकॉर्डिंग का खराब रहेगा। ग्राउंड पे रिकॉर्ड किया था डायरेक्ट, नॉइज उसमें बहुत होगा। नॉइज रह था, लोगों की आवाज थी, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग था। आई मीन उसमें डिस्टॉर्शंस थे, उसमें से वो साउंड थोड़ा सा मिलने वाला था, उसमें से मुझे वो फाइंड आउट करना था कि उसने कैसे बजाया एंड ऑल दैट। तो उस वक्त जब मुझे वो गाना बजाने को उसका आया और मैंने वो बिठाया, और हमारा जो एक छोटा सा ग्रुप था हमने वो स्कूल के गैदरिंग में बजाया, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे ये करना है, बिकॉज आई एम डिराइविंग द मोस्ट हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस, कि लाइक आई कुड प्ले दिस काइंड ऑफ गिटार, एंड दैट वाज प्रोबेबली रॉक एंड रोल, दैट वाज रॉक गिटार, और दैट वाज द शोमैनशिप गिटार, और दैट वाज द हॉट गिटार, और वॉट एवर यू कॉल, जो भी आप उसको नाम दे, वो गलत सही अपनी जगह। लेकिन मुझे ये करना है, मुझे इस तरह का गिटार प्लेयर बनना है, मुझे इस तरह का कंपोजिशन करना है, मुझे इस तरह का काम करना है। और ये मुझे सबसे बड़ा ड्राइव लगता है। और उसकी पहचान मुझे वो शो में हुई। मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ करना है, लेकिन वो फिगर्स काफी ब्लर थे मुझे। आई मीन 8th स्टैंडर्ड के बॉय को 9th स्टैंडर्ड के बॉय को इतनी डेफिनेशन रहती नहीं है। स्पेशली आज अगर 9th स्टैंडर्ड के लड़के के साथ बहुत बात करो तो वो ग्रेजुएशन के आगे की बात करता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है। इट इज द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉल, देयर आर लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी वेयर पीपल कैन नो थिंग्स। उस वक्त ये सारी चीजें मालूम करने के लिए चांसेस ही नहीं थे। सो उस वक्त का 9th स्टैंडर्ड का लड़का और आज का 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का लड़का में बहुत फर्क है। तो वो विजन नहीं थी मेरे पास, लेकिन वो विजन वो शो से चेंज हो गई। और उस वक्त मुझे डेफिनेटली ये 2 इंस्टेंस में मुझे लगा कि मुझे अगर करना है तो मुझे ये करना। मैं एकेडमिक कभी नहीं था, आई डोंट माइंड सेइंग। मैंने एजुकेशन किया, मैंने मास्टर्स किया, मैंने एमकॉम किया है। मैंने एमकॉम मेरे पिताजी के लिए किया, नहीं तो मैं बीकॉम के साथ खुश थे। मेरी पढ़ाई छोड़ देता था। लेकिन मेरे डैड ने कहा कि अगर तुम यहाँ हो तो मास्टर्स कंप्लीट कर लो। मैंने बीएमसीसी से मेरी मास्टर्स कंप्लीट की,
मैं विद्याभवन स्कूल में था और कॉलेज BMCC था. M.Com I completed in 92. Yeah, 92. 84 I completed my 10th standard. तो ये विजन के वक्त बिफोर 10th स्टैंडर्ड मुझे मालूम था कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे ये करना है. और ये दोनों एपिसोड्स में डिफाइनली बता सकूं कि इन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी. ब्यूटीफुल जर्नी. Yes, it is a long journey. It is a beautiful journey. I don't know, बहुत अर्ली स्टेज में मुझे पता चला, इसलिए आज मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ, लेकिन जब महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि काफी साल लगे मुझे करने में और अभी भी कर रहा हूँ. और आगे भी करते ही रहेंगे. आगे भी करते गया, मुझे यही करना है. और क्योंकि मुझे यही करना था. एकेडमिक्स में मुझे कभी काम करना नहीं था बिकॉज एकेडमिक्स मेरा एस पॉइंट नहीं था. एकेडमिक्स मेरा इट वाज नॉट माय होल्ड. मैंने किया, मैं बुरा नहीं था एकेडमिक्स में. आई वाज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, बट उसमें कुछ करूं, कुछ साइंस स्टूडेंट करूं, कुछ MBA करूं, कुछ BE करूं, ये मेरा गोल कभी नहीं था. और मैं जानता था अगर मैं एकेडमिक्स करूं तो ये मुझे म्यूजिक या आर्टिस्टिक लाइन में जो काम करना है ये मैं कर नहीं पाऊँ. और शायद इतने पैशनेटली नहीं कर पाते अगर कुछ दूसरा करना है तो. डेफिनेटली पैशन जो था वो मेरा इधर ही था. इसलिए हमने एक 91 में एक बहुत बड़ा हीरो होंडा के लिए एक कॉन्सर्ट किया था. उसका नाम भी, इट वाज अ नेशनल टूर, दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे एंड पुणे. उसकी बड़ी कॉन्सर्ट थी, बड़ी टूर थी. तो वो सीरीज की हमने नाम जो रखा था उसका नाम था पैशन, बिकॉज दैट वाज द एलिमेंट टू ड्राइव. बिकॉज उस वक्त वी वर फुल ऑन, हम लोग कमर्शियल म्यूजिक कर रहे थे, तो हमको नाम से भी लोगों को दिखाना था कि हाउ पैशनेट वी आर टू डू द स्टेज परफॉर्मेंस. ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल नाम के से बता रहा हूँ. पैशनेट आर्टिस्ट जो होते हैं उनको आसान भाषा में अगर कहे तो पागल लोग होते हैं. तो यही पागलपन आपको ड्राइव करता है. पागलपन होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी हद आपको मालूम होनी चाहिए. उससे बहुत कुछ इफेक्ट होता है, बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है. तुम्हारा सोशल लाइफ है, तुम्हारा फैमिली लाइफ है, तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ है. लाइक तुमको इतना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जो इंस्पिरेशंस हैं, तुम्हारी जो वर्कलोड जो है, तुम्हारा वर्क प्रेशर जो है, और इनपुट्स ऑफ वर्क टाइम, उसको कोई सीमा ही नहीं है. उसको ये नहीं है कि मैं आज 9 को स्टूडियो में जाऊं और सिर्फ 5 बजे तक काम करूं और फिर मैं कल वापस 9 को आऊं और सिर्फ 5 बजे तक काम करूं. ये ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग. शायद मुझे आज इंस्पिरेशन आ ही नहीं जाए तो मैं शायद 4 दिन कुछ काम ही नहीं करूं. आज मुझे जाना है स्टेज पे तो मुझे एक प्रिपरेशन करके जाना चाहिए. तो कल मेरा शायद एक करीबी दोस्त है जो मुझे साल से बुला रहा है, लेकिन मैं उसके पास ना जाऊं, मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे कल उधर एक मेरी प्रायोरिटी जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस है. मुझे 1000 लोगों के सामने कुछ परफॉर्म करना है, तो वो अवेलेबिलिटी है. तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस, डिफीट्स आपको काफ़ी करने पड़ते हैं. एंड ये शायद हर दफ़ा आपके आजू बाजू के लोग समझ पाए या ना समझे, ये बोलना बहुत मुश्किल है. लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब, दैट्स द राइट वर्ड, खुशनसीब समझता हूँ कि जो भी मेरे आजू बाजू लोग, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर्स, मेरी फैमिली, मेरी लॉन्ग फैमिली, ये सब मेरे काम को समझते हैं. उनको मालूम है कि ये अपने काम के लिए है. उसके पास अगर काम नहीं है तो फिर ये अवेलेबल है, नहीं तो ये अवेलेबल नहीं है. और ये सालों से होता है. आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई टाइम. आई एम नॉट अवेलेबल, जा नहीं पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ, आ नहीं पाता हूँ. बट अगर मुझे ये करना है तो मैं नहीं वक्त दे पाता हूँ. इट इज पॉसिबल क्योंकि आपने चुनी है वो लाइफ. मैंने चुनी है और मुझे मालूम था मैंने ये चुनी है.
मैं म्यूज़िक सिखाता भी हूँ, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम है। मैं म्यूज़िक रिकॉर्ड करता हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, म्यूज़िक बजाता हूँ, म्यूज़िक परफॉर्म करता हूँ। सो देयर आर डिफरेंट फैकल्टी हेड्स, और उसके ऊपर एक स्लर है जो म्यूज़िक में हम लोग स्लर बोलते हैं, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। दैट इज द बिगेस्ट हेड आजकल। हम लोग बाकी कुछ कितना काम करें उसका मायने नहीं रखती है। आप उसको कितना नेटवर्किंग करते हो, लोगों के सामने लाते हो, लोगों को दिखाते हो, लोगों को समझ पाते हो, कि उनको समझाते हो कि तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुमने जो किया है वो सबसे अच्छा है। ये जब तुम लोगों को समझ नहीं पाते हो, you know, it is very difficult to continue. Existence, to show the existence, is one of the biggest work which you have to do. So that's what it is. तो ये सब करने से जो तुम्हारी बाकी की जो लाइफ है, जो तुम्हारी बाकी का एग्जिस्टेंस होता है, वो सफर होता है, बट कांट हेल्प। आई मीन, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ना करूँ, लेकिन इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। बट मेरे जो सारी जो लोग हैं मेरे आजू बाजू में, दे ऑल लव मी, they love me a lot, and I know that they love me a lot, and I'm very thankful to that even मैं उनको वक्त ना देने पर भी वो इतना लव करते हैं मुझे। so I'm glad। मैं ऑब्वियसली सर आपको फॉलो करता हूँ और मैं ये भी सब जानता हूँ कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, तो एक ही बार में आप इतना मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते हो? कुछ उसके लिए अलग रूटीन होता है, कैसे करते हो आप? मुझे पहले से ये आदत थी कि जब मैं मेरा खुद का म्यूजिक बनाऊं या मैं किसी और का म्यूजिक कवर करूं, तो मैं उस म्यूजिक के जो हिस्से हैं वो सारे स्टडी करूं, या सारे हिस्से समझूं, या सारे कंपार्टमेंट्स को एनालाइज करूं। क्यों? ताकि जब वो गाना हो या वो म्यूजिकल स्कोर हो, हम लोग अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको स्टेज पे बजा रहे हैं, अगर उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जितना ओरिजिनल के क्लोज जाए, वो वो कोशिश रहे। ये एरिया को प्रोडक्शन कहते हैं। सो प्रोडक्शन का रोल इज नॉट ओनली माई गिटार प्लेयर, यानी मैं इस तरह से कभी नहीं देखता हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा कि मैं गिटार प्लेयर हूँ तो मुझे वोकलिस्ट क्या करता है मुझे सुनना नहीं है, मुझे बेस प्लेयर क्या करता है सुनना नहीं है, मुझे वायलिन सेगमेंट क्या करना है सुनना नहीं है। मैं मेरा गिटार प्लाट कर लूँ, मैंने मेरा पार्ट बजाना है, और दैट्स इट। इस तरह की सोच मेरी नहीं है। मैंने आई विल लाइक टू इनकॉर्पोरेट माई सेल्फ इन एवरी डिपार्टमेंट, एंड दैट हेल्प्ड टू एजुकेट मी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। मैं बहुत वर्सटाइल हो गया उससे, कि अगर एक बेस प्लेयर बजा रहा है तो उसकी स्ट्रिंग कौन सी चाहिए, उसका टोन कौन सा चाहिए, उसका एम्पलीफायर कौन सा चाहिए, स्ट्रिंग सेगमेंट चाहिए तो उन्होंने कहाँ बैठना चाहिए, अगर एक ड्रमर है तो उन्होंने स्नेयर कौन सी यूज करनी चाहिए, एक कीबोर्ड प्लेयर है तो उसके टोन्स क्या चाहिए, एक वोकलिस्ट है तो उसको स्केल क्या चाहिए। ऐसे हजारों चीजें हैं जिसका गिटार प्लेयर के साथ कोई संबंध नहीं है। गिटार प्लेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। तो इस हिसाब से मैं मेरा रोल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग को ब्रॉडन करता गया, कि मुझे इस बारे में भी सोचना है। मैं एक ही रोल कर नहीं पाया, जो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि वो है लिरिक्स। मुझे लिरिक्स नहीं समझता, मैं लिरिक्स के बारे में जानता नहीं। मेरे पास हमेशा डेडिकेटेड, वर्सटाइल, इम्पोर्टेंट, टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने मेरे लिए मेरे टॉपिक्स के बारे में लिरिक्स लिखे जो मैं चाहता था। लेकिन मैं लिरिक्स लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं म्यूजिक लिख सकता हूँ। मैंने म्यूजिक, ड्रमर के लिए क्या लिखना है, वॉयलिन के लिए क्या लिखना है, वॉइस के लिए क्या लिखना है, बेस प्लेयर के लिए क्या लिखना है, हार्मोनाइजेशन के लिए क्या लिखना है, मैं लिख सकता हूँ। और वो उन्होंने क्या बजाना है ये भी मैं कह सकता हूँ, और उन्होंने कौन से आवाज पे बजानी है ये भी मैं बोल सकता हूँ, और उनको कहाँ बजाना है ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो मेरा जो रोल है वो आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिकेशन में जाके प्रोडक्शन में गया, और इसलिए मेरा मल्टीटास्किंग हो गया। तो एक गाना है तो वो गाना में मुझे सिर्फ गिटार का रोल नहीं करना है, मुझे सारे रोल करने हैं। इसलिए जब मेरा ग्रुप था और जब हमने रिकॉर्डिंग्स की, तब मैंने प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर का रोल निभाया,
मेरे ख्याल में काफ़ी ठीक निभाया। और उसके बाद में 2015 से जब मैं मेरा सोलो करियर कर रहा हूँ, उसमें एक भी म्यूजिशियन नहीं जो मैं काफ़ी आई मीन आई एम नॉट फ्लैटरिंग माई सेल्फ, आई मीन मैं ट्रम्पेट नहीं ब्लो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मैंने किया। यू शुड एक्चुअली। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि मैं सारी इंस्ट्रूमेंट्स मैं खुद करता हूँ। वो ड्रम्स हो, बेस हो, गिटार हो, कीबोर्ड्स हो, पियानो हो, फ्लूट हो, स्ट्रिंग्स हो, हार्मोनाइजेशन हो, सारे म्यूजिक रोल जो है उसमें एक भी दूसरा म्यूजिशियन वाला नहीं है। जो मेरा एल्बम है एंडलेस, जो 2020 से हम लोग रिलीज कर रहे हैं, अभी उसमें थर्ड पार्ट रिलीज हो गया 31 जैन को। उसका थर्ड पार्ट का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो गया स्नैच इट। उसका रोल ही ये है कि उसमें एक भी म्यूजिशियन नहीं है। म्यूजिक सिंथेसिस के लिए एक इंजीनियर है, रिकॉर्डिंग के लिए श्रीधर देशपांडे जो मेरा एस इंजीनियर है, वो रिकॉर्ड करता है, मिक्सिंग करता है। और सैन पेज उन्होंने मेरी पहली गाने मास्टर किए हैं। अभी श्रीधर देशपांडे मास्टरिंग भी करते हैं। तो वो टेक्निकल साइड देखते हैं, लेकिन अगर आप म्यूजिकल साइड देख लोगे जहाँ पे आपने मल्टीटास्किंग का नाम क्या है, तो वो काम मैं अकेला करता हूँ। और वो रोल आज से नहीं कर रहा हूँ, वो रोल मैं फॉर लास्ट 20 ईयर्स कर रहा हूँ। और इसीलिए मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में दिक्कत नहीं हो गई, फिर भी मुझे करना अच्छा लगता है बिकॉज आई कैन होल्ड इट। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है कि मुझे वो ये म्यूजिशियन का रोल इस तरह से ही चाहिए। अगर मैं म्यूजिशियन को बुलाऊं तो वो अपनी तरह से करेगा, और उसको अगर मैं डिक्टेट करूं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इट इज बेटर कि मैं वो खुद करूं। कि वो अगर मुझे आता है कि मुझे पियानो बजाना आता है, तो मैं पियानो प्लेयर को बजा बुला के उसको बोलूं कि तू ऐसा कर, उसके वजह मैं खुद करूं, तो वो इट विल बी मोर बेटर, मोर टाइट, मोर करेक्ट एंड मोर फास्ट। सो दैट इज द रीजन वो मल्टीटास्किंग मैंने पहले से सीखा। सो पैरेलली जैसे मैंने गिटार की प्रैक्टिस की, उसी तरह प्रोडक्शन एंड उसी तरह प्रोड्यूसर एंड मल्टीटास्किंग फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टेज एंड फॉर सोलो प्लेइंग मैंने हैंडल की। एंड आई थिंक दैट हैज कम वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज मैं मेरे साउंड को डेफिनेशन दे सकता ये बहुत कम लोग कर सकते हैं हूँ शायद, आई डोंट नो। तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप प्रैक्टिस करते हो, क्या आपका कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस रूटीन होता है या कुछ अलग चीज आप करते हो जो आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि कुछ ट्रिक्स होंगी प्रैक्टिस की, ऐसे कुछ? एक एक बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि मैं प्रिंसिपल प्लेयर गिटार प्लेयर हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं जब सेट करता हूँ, जब उसको ट्रांसक्राइब करता हूँ, जब उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, या उसको एक म्यूजिक राइटिंग जब कहते हैं हम उसको, वो मैं पियानो पे करता हूँ। मैं अबाउट 75% ऑफ वर्क मैंने कभी गिटार पे किया नहीं। मैंने हमेशा पियानो पे, मैं पियानो प्लेयर इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ओके ओके प्लेयर हूँ। आई मीन जहाँ तक मैं मेरा काम कर सकता हूँ दैट इज फाइन, वो मेरा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन ये बात काफी लोगों को सरप्राइज करती है कि ये गिटार प्लेयर होते भी अपना काम कीबोर्ड पे कैसे क्या लिखता है। बट वो मेरी आदत है, और वो मेरी आदत इसलिए है कि मुझे मेरा म्यूजिक फर्स्ट हैंड सुनने में बहुत अच्छा लगता है। गिटार ये एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग एक लीड के हिसाब से देख सकते हैं या रिदम के हिसाब से देख सकते हैं। जो गिटार बजाते हैं वो शायद मेरे से सहमत हो, तो उसको डेफिनेशन देने के लिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, टोन्स देना पड़ता है, काफी कुछ करेंगे, फिर वो आपको एक ऑरा देगा। लेकिन अगर मैं पियानो पे बैठूं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड हार्मोनाइजेशन, बेस, लीड, अकम्पनीमेंट, आरपीजियोस, ये करके मैं उसको एक पर्सनालिटी दे सकता हूँ राइट ऑन द फर्स्ट गो। इसलिए मैं जब म्यूजिक लिखता हूँ तब आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सिट ऑन द पियानो। दूसरी बात, मल्टीटास्किंग या मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स करते वक्त मैं हमेशा ड्रम्स और बेस के बारे में पहला सोचता हूँ, क्योंकि वो हमेशा ड्रम्स आई मीन वो हमेशा कैरेक्टराइजेशन के गाने में पहला होता है, उसके पीछे गाने होते हैं। सो वो लोगों के कान में अगर पीछे से जाए
तो गाना कंसीव नहीं होता है। इसलिए रिदम सेगमेंट जो है वो हमेशा आगे होना चाहिए, इसलिए मैं उसके हिसाब से सोचता हूँ। तो गाना लिखने से पहले मैं ये सोचूंगा कि ड्रमर क्या करेगा, वो मैं बजा के देखता हूँ। मेरे स्टूडियो में जाऊंगा, मेरे किट पे बजाऊंगा, तो मैं प्रोग्राम करने से पहले मैं खुद बजाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरे कान को कैसे लगता है, और फिर मैं उसको गाने में लिखूंगा। अभी ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसीजर्स मेरे हाथ में बैठ गए, वो गॉड गिफ्ट है। लेकिन इट अलाउस मी टू हियर माई सॉन्ग बिफोर इट इज रिकॉर्डेड। नहीं तो गाना तो यहाँ बज रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ बज रहा है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे मिक्सिंग इंजीनियर को सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं 10 घंटे भी बात करूं तो वो समझेगा नहीं, लेकिन मैं जब रिकॉर्ड करके उसको दिखाऊं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो इमीडिएटली समझेगा, अच्छा 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 ये ऐसा है, मैं ये कर दूंगा। लेकिन ये मुझे समझने के लिए मुझे उसको लिखना है, और मुझे लिखने के लिए ये सारे टर्म्स करना बहुत जरूरी है। मेरे सामने 10 म्यूजिशियंस बैठे नहीं है कि उसको मैं बताऊं कि ये करो ये करो, मुझे खुद करना है। और मैं जब खुद करूंगा, मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा, और जब मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा उसकी पर्सनालिटी आपके कान में। आप गिटार प्रैक्टिस भी बहुत करते होंगे, और इसमें आपकी जो जर्नी है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगी जो माइनर जो बहुत लोग नहीं सोच पाते होंगे। तो उनके लिए आप कुछ टिप्स दे सकते हैं जो उनका गिटार प्लेइंग फ्लुएंट हो जाए या और अच्छे से वो बजाना सके? बहुत सिंपल बात है, मैंने जो फॉलो की है, और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, मेरे ख्याल में लीड गिटार, रिदम गिटार, बेस गिटार, फंक गिटार, रॉक गिटार, गजल गिटार, ऐसे कोई नहीं होता है। और ये मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बजाया नहीं। मैं गिटार बजाता हूँ, और अगर मैं गिटार बजाता हूँ तो ये सारे मेरे इंचेस हैं, ये डिपार्टमेंट है। अगर मुझे गज़ल दिया जाए तो मैं गज़ल बजाऊं, मुझे मेटल दिया जाए तो मैं मेटल बजाऊं, अगर मुझे एक फ्लेवर का इंस्ट्रूमेंटल दिया जाए तो मैं इंस्ट्रूमेंटल बजाऊं। तो आपको गिटार मेरा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट अगर मैं मानता हूं, मैं पियानो पे नहीं कर सकता हूं, लेकिन वो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे है, तो मुझे वो इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। फिर उसकी जो डिवीजन है वो आप जैसे चाहे उसको मोड़ लो। मुझे रॉक गिटार सीखना है, ये मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पाया। मुझे काफी लोग आके पूछते हैं कि मुझे रॉक गिटार सीखना है, इसका मतलब क्या है, मैं नहीं समझता हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको गिटार जब बजानी है तो आपको यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट बजानी है। उसके फिंगरिंग्स, उसके फिंगरिंग टेक्निक्स, उसकी पिकिंग, उसकी राइट हैंड टेक्निक, फिर वो आप एक हिंदी गाना में बॉलीवुड में बजाओ, नहीं तो एक भांगड़ा में बजाओ, नहीं तो एक गजल में बजाओ, नहीं तो एक फुल रॉक एंड रोल में बजाओ, कहीं भी बजाओ, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। लेकिन आपको अगर गिटार ही नहीं मालूम है तो कहीं भी आप बजाओ तो वहां पे फॉल्टर हो जाएगी, डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे, क्लैरिटी नहीं मिलेंगी, टाइटनेस नहीं मिलेगा, आपका रेजोनेंस नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके जो एजुकेशन लाइन जो है कि आप गिटार पे क्या कर रहे हो, वो करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मोड्स करना ज़रूरी है, मैंने कभी किया नहीं, मुझे मालूम नहीं मोड्स क्या होता है। लेकिन अगर करोगे तो शायद आपको एक कान की तैयारी मिल जाएगी। लेकिन स्केल्स करना बहुत ज़रूरी है, इम्प्रोवाइजेशंस करना बहुत ज़रूरी है, फास्ट पिकिंग करना बहुत ज़रूरी है, इम्प्रोवाइजेशंस इन टाइमिंग्स करना बहुत ज़रूरी है, और उसी वक्त दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट फिंगरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जब हम गिटार बजाते हैं तब इंडिविजुअल फिंगरिंग बजाएंगे। आप अभी अनफॉर्चुनेटली गिटार तो है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन इंडिविजुअल फिंगरिंग बजाते हैं। और जब आप कॉर्ड बजाते हो तब सारी स्ट्रिंग्स एक साथ बजाते हैं। तो काफी लोग क्या करते हैं कि एक बार सिर्फ कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे और एक बार सिर्फ इंडिविजुअल फिंगर्स को प्रैक्टिस करेंगे, उससे हाथ कंफ्यूज हो जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता, उसको नहीं मालूम है कि ये कॉर्ड है और उसको लीड है। वो जैसे आप उसको डेवलप करोगे वो डेवलप हो जाएगा। तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट भी चाहिए पहले दिन से, कि आप एग्रीगेट फिंगर से भी बजा सकते हो और आप इंडिविजुअल फिंगर से भी बजा सकते हो, ताकि वो किसी भी वक्त किसी भी मोड के लिए रेडी हो। तो उसमें ये फिंगरिंग नहीं है कि वहां पे आप लीड बजा रहे हो या रिदम बजा रहे हो
या आप इंडिविजुअल नोट बजा रहे हो और या स्टैकाटोस बजा रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी के लिए भी आपकी फिंगरिंग रेडी होनी चाहिए. सो प्रैक्टिस का जो आपका एजेंडा है वो एजेंडा इस तरह से होना चाहिए जहां पे आप इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स भी बजाएं और एग्रीगेट स्ट्रिंग्स भी बजाएं. दैट इज द best way to handle a string instrument. This is what I feel. So do you think there is a fair balance between artists and the music labels? Music labels की अपनी अपनी एक सोच होती है. उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट एक क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ही बोलना चाहिए कि एक स्टेज होती है, एक चेयर होती है, उसको आर्टिस्ट एंड रिलेशन कहते हैं. जो आर्टिस्ट एंड रिलेशन में है वो आदमी डिफाइन करता है कि ये आर्टिस्ट यहाँ होना चाहिए, ये आर्टिस्ट को पिकअप करना चाहिए, ये आर्टिस्ट ने ये काम करना चाहिए, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ये आर्टिस्ट बुरा है, इसको आता है, इसको नहीं आता है. तो वो आर्टिस्ट एंड रिलेशन वाला जो आदमी है, जो जिस पोस्ट पे है, वो लेबल को डिफाइन करता है कि हम ये लोगों को पिकअप करें, ये सिंगर को चांस देना चाहिए, ये लिरिक्स को काम देना चाहिए, ये प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, ये बैंड बहुत ही, इसको तो लेना ही है, इस तरह के एरियाज. सो अगर आर्टिस्ट कितना भी अच्छा हो या ओके हो या एवरेज हो या बुरा हो या अनएजुकेटेड हो या बहुत ही नॉलेजेबल हो, इसके ऊपर उसकी डेफिनेशन नहीं डिसाइड होती है. ये एरिया पे डिसाइड होती है कि उसका जो डेमो है वो आर्टिस्ट एंड रिलेशन के डिपार्टमेंट को कितना कन्विंसिंग है, कि उसने वो डेमो डेकोरेटिव किया है, स्टूडियो में किया है, घर पे किया है, वीडियो किया है, उसका नॉलेज दिखता है नहीं दिखता है, आर्ट दिखती है नहीं दिखती है, उसका टैलेंट दिखता है, रिपीटेटिव लगता है, उसके जैसे 10 लोग हैं क्या वो एक ही है या उसके जैसा कोई ही नहीं है. ये सारी बातें हम लोग गेज करते हैं एज अ इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री में आर्टिस्ट एंड रिलेशन का वो अगर वो कन्विंस कर पाए कि उसके जैसा आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो आदमी को वो उठा लेगा और वो इंडस्ट्री में जाने की उसकी जो फ्लेयर है, उसकी जो फ्लाइट है, वो टेक ऑफ हो सकती है. क्योंकि वो एक सडनली एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की उसकी जो पेस है वो बढ़ सकती है. क्योंकि जो आर्टिस्ट एंड रिलेशन वाला आदमी एज अ रिकॉर्ड लेबल कर सकता है, वो आर्टिस्ट के लिए वो एज अ आर्टिस्ट आदमी इंडिविजुअली कभी नहीं कर सकता है. उसकी पहुंच ही नहीं है वहां तक, उसकी ही डजंट हैव द रिसोर्सेस, इसीलिए तो वो लेबल के पास जाता है. आजकल हम लोग अगर देख लें तो बातें डिफरेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग अपना काम लोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया है, तो काफी कुछ डिफरेंट एरिया से हम लोग अपना काम लोगों के सामने लेके जा सकते हैं. लेकिन फिर भी वो जो एक एज है, वो जो एक एक्सेंट है, वो जो एक ग्लैमर एलिमेंट जो है, जहाँ पे आर्टिस्ट को एक पुश मिलती है, एक गॉडफादर मिलता है, वो आज भी आपको लेबल या इंडस्ट्री से ही मिलता है. और वो मिलने के लिए आर्टिस्ट एंड रिलेशन एरियाज, डिपार्टमेंट्स, पीपल, पोस्ट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है. और वो आपका काम मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाता है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है आपके टैलेंट के साथ, और वो है लक. आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो शायद मेरे ख्याल में वो कहीं भी कोई, अगर काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तो सही है सब जगह पे, लेकिन ये फील्ड में ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आपके पास वो लक होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लक होना जरूरी है? कंपटीशन की वजह से बहुत कंपटीशन नहीं, इट इज नॉट कंपटीशन, दैट इज ओके. कंपटीशन तो आपको फेस करनी है, उसका कोई सवाल ही नहीं है. आप आर्टिस्टिक फील्ड में आ जाएंगे तो आप हमेशा एक बारीक लाइन के ऊपर से चलते हैं. आप कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी ऊपर जा सकते हैं. वो जो लाइन जिसके ऊपर आप चलने वाले हो, उसके ऊपर आपको सोच के ही आना है.
अगर आप वो लाइन के ऊपर चलना पसंद नहीं करेंगे तो आपको ये इंडस्ट्री में आना ही नहीं है, ये आपके लिए है ही नहीं। लेकिन वो जब आप चलोगे, चलते चलते आपको रियलाइज होगा कि आपको हमेशा यही कंपटीशन का डर होने वाला है कि आपसे कोई ऊपर सवा शेर आपके सर पे बैठा है जो आपके ऊपर से चला जाएगा। इसलिए आपका जो काम है, आपकी जो कंपटीशन है, और यानी आपकी जो मेहनत है, आपकी जो रियाज है, और आपका जो अपडेट है, आप कितना भी अच्छा काम करें उसका मतलब नहीं है। यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू ग्रो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वेल यू वर लास्ट ईयर, इट्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस। हाउ वेल यू आर टुडे, दैट इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, कितने नए सिंगर्स आ गए, गिटार प्लेयर्स आ गए, ड्रमर, वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कॉम्पीट। अगर कोई 50 साल का आदमी है तो उसको कॉम्पीट करना है 25 साल के छोटे लड़के के साथ जो नया न्यू एज म्यूजिक कर रहा है, नया काम कर रहा है। लेकिन जो ऑडियंस है वो ये काम देखेगा नहीं, वो एज डिफरेंस तो नहीं देखेगा ना, वो तो काम देखेगा। तो आपका स्ट्रेट कंपटीशन है। आपने 25 साल डाले हैं कि 30 साल डाले, वो मायने नहीं रखेगा। आपको ये करना है कि मुझे 25 साल का अपडेट कंटिन्यूसली रखना है, अगर मुझे ये आदमी के ऊपर रखना है, मेरा काम। So this is very important. So this is a continuous learning This process. is a continuous learning affair, and this is a continuous process. I have done my part and I have done good and I did this thing. नहीं, you want to do it today, you have to be updated. आप नहीं, ये नहीं कह सकते नहीं मैंने कल मैंने किया, आज मैंने नहीं किया। नहीं, आपको वो आज तो वर्ल्ड आपके फोन में है। यूके, इजराइल, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं आप फोन पे देख सकते हो। सो इट इज अपडेटेड। सो दैट इज वाई द वर्क ऑफ आर्टिस्ट रिलेशन का जो पोस्ट आदमी है उसका भी बढ़ गया है। जैसे उसका बढ़ गया है वैसे आपका भी बढ़ गया है, बिकॉज आपको उसी तरह से आपकी आर्ट वो आदमी को दिखानी है। तो जैसे सर टेक्नोलॉजी का एज बहुत बढ़ रहा है अभी, और सारी चीज़ें एआई से हो रही है, और टेक्नोलॉजी ने बहुत ओवरटेक कर लिया है। तो इस चीज़ में आर्टिस्ट कहीं मर रहा है या उसकी क्रिएटिविटी स्टॉप हो रही है? ये अच्छा प्रश्न है। मैं जरूर इसके बारे में कहना चाहूंगा। मैं आता हूं उस जगह से जहां पे कैसेट लगा के उसको रिवाइंड फॉरवर्ड 10 बार करके हम लोग एक कॉम्पोजिशन सुनेंगे और उसको बिठाने की कोशिश करेंगे और हमारा कान तैयार करने की कोशिश करेंगे। मैं उस जमाने से बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो हमारे पास सीडी भी नहीं थे, हमारे पास एक रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था। आई मीन रिकॉर्ड जो डिस्क होते थे। सिनेमा था, मल्टीप्लेक्स नहीं था, डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं था, एनालॉग टेप, आई मीन फिल्म चलती थी जहाँ पे एक आइकॉन आने के बाद ये पता चलता था कि अरे अभी रील बदलेगा। तो यू नो दिस इज द टेक्नोलॉजी फॉर आर्टिस्टिक। मैं बाकी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, सुबह तक हम यहाँ ही बैठेंगे शायद बात करते। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी जब बेसिक थी और जब कैसेट थे तो हमने वो हर एक गाना, हर एक आर्टिस्ट, हर एक एल्बम एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से उसको सीखा है, और इसीलिए हमारी सोच बढ़ गई है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है। आई मीन मुझे दूसरे लोगों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन उस ईरा से जहां से मैंने शुरू किया, आज मैं ये ईरा तक आ गया हूं कि मुझे ये बताया जाता है कि अरे किशोर कुमार की आवाज नए गाने में एआई से डाली गई है। ये सेगमेंट है। तो काफी कुछ ये जनरेशन ने देखा है, हमारे जनरेशन ने देखा है। सो टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते और उसको रोकना चाहिए भी नहीं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड टू ग्रो एंड फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव एंड टू सी टू दैट इट एक्सप्लॉइट्स द अपॉर्चुनिटीज। आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट। जो गलत है वो उसको एक्सप्लॉइट करके जो अपना काम, अपनी टैलेंट
छुपाने की कोशिश करते हैं और टेक्नोलॉजी के वजह से उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ ये तो गुनाह है। आई मीन आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट वर्ड, बिकॉज इसके वजह से जो आदमी लोग एक्चुअली काम करते हैं और एक्चुअली उनके पास टैलेंट है और जो वही टेक्नोलॉजी करके लोगों के सामने लाते हैं, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है और उनके पास इतना वक्त होना भी नहीं चाहिए कि वो ये रिकग्नाइज किए कि ये आदमी के पास टैलेंट ना होते वक्त उन्होंने ये काम किया है और उसके बाद ये बंडल ऑफ टैलेंट होते वक्त भी उसने ये काम किया है और दोनों का काम पैरेलल है क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये एनालाइज करने का वक्त किसी ऑडियंस के पास नहीं है और उसकी उसकी जरूरत भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आर्टिस्टिक वर्ल्ड में एक टूल की तरह से यूज करनी चाहिए। उसका इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए यूज करनी चाहिए। जो काम मैं विदाउट टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकता हूं, जिसके लिए मुझे दिन लग जाए, जिसके वजह से मेरा काम अटक जाए, जो काम मैं कर नहीं पाऊं, जो मैं काम आर्टिस्टिकली कर नहीं पाऊं, जो मेरा काम आर्टिस्टिकली मैं एनहांस कर पाऊं, जो काम मेरा आर्टिस्टिकली मैं ऑडियंस को ज्यादा ताजा करके नई बात दिखा दूं, वो अगर मेरी टेक्नोलॉजी कर दी है तो इट्स वेलकम। तो मेरा काम और आर्टिस्टिक हो जाएगा, न्यू एज हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, नया हो जाएगा और ये चाहिए। अगर मैं टेक्नोलॉजी 90s की यूज करता हूँ और मैं अभी लाता हूँ तो शायद लोगों को लगे कि इट्स ओल्ड स्कूल। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, आई एम ऑफ ओल्ड स्कूल। बट उसी को अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एडिटिंग। आपको शायद मालूम रहेगी, कंप्यूटर में आपके एडिटिंग सब लोग जानते हैं, सबको एडिटिंग मालूम है। मेरा एक परफॉर्मेंस है, मैंने गाने के अंतरे में बजाया और वही परफॉर्मेंस मुझे गाने के एंड में चाहिए, तो मैंने वो अंतरा का परफॉर्मेंस निकाल के यहाँ एंड में लगा दिया क्योंकि यहाँ मुझे वही चाहिए। अगर मेरे ऑडियंस को पता चलता है कि मेरे अंतरा का परफॉर्मेंस निकाल के टेक्नोलॉजी यूज करके उसको गाने के एंड में लगाया है क्योंकि मैं वो बजा नहीं पा रहा हूं, तो मेरी डिफीट है, टेक्नोलॉजी का जीरो यूज है मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने वो परफॉर्मेंस निकाल के थोड़ा सा उसको चेंज करके वापस उसको बजा के उसको यूज करके एंड में डालता हूं, ऑडियंस को न समझते, तो मैं समझता हूं वो मैंने टेक्नोलॉजी को एनहांस किया, उसको यूज किया, उसको टूल्स के हिसाब से मैंने मेरे प्लेइंग को इस्तेमाल किया और दोनों जगह लगा लिया। सेम है लेकिन दिखाया दो दो डिफरेंट जगह पे, आई मीन डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी शुड डू, विच विल एनहांस योर क्रिएटिविटी एंड इट विल शो डिफरेंट बट नॉट चीट। दैट इज नॉट व्हाट आई एग्री। सो सर, स्कूल के अवार्ड्स से लेके इंटरनेशनल अवार्ड्स विनिंग तक ये जो जर्नी है आपकी, तो कैसे आप मोटिवेटेड रहते हो इतने टाइम तक? मुझे मालूम था पहले से, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे इसी इसी फील्ड में काम करना है। अवार्ड्स या मेरे अर्लियर करियर से मेरी काम को रिकग्नाइज किया गया, अवार्ड्स मिलते गए, मेरे इंडिविजुअल काम को रिकग्नाइज किया गया और लास्ट ईयर तक मेरे जो सोलो एल्बम जो है एंडलेस, उसको इंटरनेशनल अवार्ड्स काफ़ी मिले। अच्छा लगता है, आई मीन व्हेन यू गेट रिकग्नाइज, हमारा काम जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट के दूसरे आर्टिस्ट के साथ कॉम्पीट करता है, बहुत बड़ा बड़ा वेरियस टैलेंट्स और वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां मेरा म्यूजिक जाता है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उनके बड़े बड़े जजेस हैं जिनके सामने हमारा काम जाता है। तो अच्छा लगता है कि ये सब लोग तुम्हारा काम सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये अवार्ड से ज्यादा एक सर्टिफिकेट है कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है, तुम्हारी एक कुछ समझ है, तुम्हारे पास कुछ एक आर्ट है जो तुमने तुम्हारे आर्ट को
एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। काफी कुछ ऑर्ड्स होते हैं, इट इज, मैं ये मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट जो एक क्रिएशन करता है तो वो एक काफी अप्स एंड डाउन से जाता है, और वो अप्स एंड डाउन्स का जो एंडिंग होता है वो एक अवार्ड प्रॉपर्टी के सबमिशन का एंड होता है। और वो अवार्ड प्रॉपर्टी का सबमिशन का एंड की जो एक रिस्पेक्टेड जजेस जो होते हैं, बड़े बड़े जजेस होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है वर्ल्ड में, वो जब आपके काम को एक्नॉलेज करते हैं और कहेंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, और ये ठीक है, ये ठीक है, आप नॉमिनेशंस में जाते हो, शायद आप फाइनलिस्ट में जाते हो, शायद आपको अवार्ड मिलता है, कभी नहीं मिलता है, फिर भी उनकी तरफ से एक रिकग्निशन मिलती है, तो ये एक फायर है तुम्हारे में कि तुम कर सकते हो, तुमको करना चाहिए, तुम वहां तक जा सकते हो। हमारे तरफ मेरी भी एक आइडियोलॉजी है, मैं वो नहीं बताऊंगा आज, और मुझे भी एक जगह तक जाना है जो मैं सोचता हूँ कि मुझे करना चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मेरी जो म्यूजिकल जर्नी है जिसमें मैं आई विल डेफिनेटली वर्क मोर हार्ड एंड आई विल ट्राई एंड रीच देयर वेयर आई वांट टू रीच, तो वो एक इंस्पिरेशन हो जाती है कि तुमको और काम करना है, तुमको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तुमको, ठीक है ये ठीक नहीं रहा होगा शायद, ये शायद रेट रिपीट हो गया रहेगा शायद, ये इसका वेटेज शायद ठीक नहीं रहा होगा, इसका वेटेज अच्छा रहा होगा, ऐसे एनालिसिस तुम करते हो, और एनालिसिस के बाद तुम्हारा एक एलसीएम निकलता है। तो ये स्टडी होने के बाद जब तुम वापस अपने ड्राइंग बोर्ड में जाते हो, मेरा पहला स्ट्रोक, पहली कॉर्ड लिखने के लिए ये एनालिसिस होती है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे ऐसे हुआ, सो ये जो पूरा एनालिसिस करके जो फायर बनता है, that gives me at least a better motivation to work more and to see to that I can achieve more, I can get bigger recognitions, I can get more awards, I can travel more, I can be more household, and I can be a household name. that is what is that is what is my intention, I mean my goal, I should say. जैसे कहते हैं सर, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वाह, आई विल नेवर फॉरगेट दैट। मैं तो ये, जिस दिन मैंने स्पाइडरमैन देखा ई स्क्वायर में, उस दिन से टॉमी, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, वो बहुत बड़ा सेंटेंस है। उसके अंकल ने जब उसको बताया, वो अंकल के एक्सप्रेशन मुझे अभी भी याद है, एंड कुछ चीजें अपने दिमाग में कार हो जाती है, यानी आपके दिमाग में स्टैम्प हो जाती है, जैसे तुमने अभी ये कहा, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आई मीन मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके तरफ से कुछ कंपेयर करता हूँ, बट यू लर्न एंड यू रिमेंबर एंड यू लर्न द थिंग्स एंड यू ट्राई टू फॉलो दैट पाथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो सीख से अगर तुम अपने काम को अगर वो डायरेक्शन दे पाओ, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसीलिए तो करना है ना, नहीं तो क्या, अगर ये तुम कर नहीं पाओ और सिर्फ बात करना सीखो, तो उससे कुछ फायदा तो है ही नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट सर एक बार फेम मिलने के बाद वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि हाउ टू बी ग्राउंडेड और लॉन्जिटिविटी कैसे हासिल करें? मुझे नहीं लगता है कि फेम और वर्क का कुछ संबंध है। अगर फेम तुमको है तो यू आर लकी, गॉड की ब्लेसिंग्स है तुम्हारे ऊपर, ऑडियंस का लव है, उसको फ्लॉन्ट नहीं करो, उसको रिस्पेक्ट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में वो एक प्यार है तुमको जो ऑल माइटी ने दिया है, मे बी इट इज फ्रॉम द ऑल माइटी और विथ योर ऑडियंस और विथ योर फैंस। तो अगर वो फेम तुमको आती है जो शायद सबको ना मिले, टैलेंटेड आर्टिस्ट, वर्थवाइल आर्टिस्ट, कॉम्पिटेंट आर्टिस्ट शायद उनको ना मिले, और अगर आपको मिलती है, आप वो सेगमेंट में हो, अगर आप मानते हो, तो मुझे लगता है कि उसको उसको फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं, ग्राउंडेड रहो, बी योर सेल्फ, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं आई ऑलवेज फील दैट
वेदर आप ग्रेट म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, अवॉर्डी हो, मल्टी अवॉर्डी हो, आई थिंक बीइंग, मुझे किसी ने बताया था कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू। I'm learning so much from you today. No, I am not giving any ज्ञान। I'm just trying to मैं जो मैं करता हूँ वो मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जिसको मानता हूँ, जो चीज़ों को मैं मानता हूँ वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं नहीं मानता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ। I mean, मेरा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उसूल नहीं है, लेकिन म्यूज़िक मेरा मेरा पैशन है, मेरी गिफ्ट है जो मुझे मिली है, और मैं उसे भगवान के ऊपर मानता हूँ, और म्यूजिक इज मी, दैट इज व्हाट आई एम। आपने सर इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, फ्यू ऑफ द टॉप इंटरनेशनल अवार्ड्स, तो आप किसी यंग म्यूजिशियन को क्या एडवाइस करना चाहोगे जो उसके लाइफ में सेटबैक फील कर रहा हो, या उसको कोई सेटबैक है और डिप्रेशन में हो, या डिस्करेजमेंट हो रहा है उसको, तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? सी, ये डेफिनेटली है, अगर आप किसी अवार्ड को अपना काम सबमिट करते हो तो ये आपको तैयारी रखनी है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हर एक अवार्ड तो आप जीत नहीं सकते हो, और शायद अवार्ड जीत भी ना सको, शायद आप वो कैटेगरी में आ नहीं पाओ, दिस इज पॉसिबल। और अगर आपको लगता है कि ये आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, आपके आर्ट को एक हर्ट होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी आर्टिस्ट्री उसमें गलत मोड़ लेती है, आप अवार्ड ना मिलने पर आप उसमें काम नहीं करना चाहते, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होती है, तो मेरे ख्याल में आपको उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए अगर आप ये सारी बातें सोचते हो तो। लेकिन मुझे अगर पूछा गया तो क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं, आपको सबमिट करना चाहिए, आपको काम करना करते रहना चाहिए, और आपको काम करने पर भी अवार्ड को सबमिट करना चाहिए अगर आपको लगता है कि यू आर दैट फाइटिंग स्पिरिट एंड यू आर आई मीन वर्थ वाइल गेटिंग इट। एंड अवार्ड मिलना या ना मिलना ये एक एक किस्म का प्रोसीजर है जो आपके हाथ में है। आप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना कर सकें। उसके ऊपर आपकी कैलिबर नहीं डिसाइड होती है, उसके ऊपर आपका स्टेज नहीं डिसाइड होता है, उससे आपकी एक रिकग्निशन जरूर होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर एक अवार्ड आपको नहीं मिलता है तो इट डजंट मीन दैट यू आर वर्थलेस एंड यू आर नॉट वर्थवाइल, एंड मुझे आना ही नहीं है, मुझे मिलता ही नहीं है तो मुझे मिलेगा ही नहीं, यानी ये सारे नेगेटिविटी का रिजल्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट डेफिनेटली हो सकता है, और शायद थोड़ी सी डिजेक्शन भी हो, शायद आपका एक एस गाना हो, इम्पॉर्टेंट गाना हो, आपको लगता है कि आप नॉमिनेशन में आए, दूसरे नॉमिनेशन आपको लगते हैं कि दूसरे नॉमिनेशन से आपका गाना आपको लगता है कि वो बेहतर है, एंड फिर भी आप ना जीते और ना, तो ये अप्स एंड डाउन्स होती है, एंड दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। तो अगर ये पार्ट एंड पार्सल प्रोसेस आपको एक्सेप्ट नहीं है तो उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर आप उसको में आपको पढ़ना है तो ये आपको एक्सेप्ट करके पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पढ़ना भी है, और उसको नाम भी बताना है, और उसको गलत भी बताना है, और भी डिप्रेशन में भी जाना है, ये गलत है। ये यानी दोनों साइड से बात कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। अगर आपको करना है तो फुल हार्टेड करना है, अगर आपको लगता है कि फुल हार्टेड मुझे नहीं जमता है, मैं नेगेटिविटी में चला जाता हूँ, तो आप उससे दूर रहिए। तो सर जैसे अपनी बात हुई पहले कि आपकी एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप म्यूजिक सिखाते हो बच्चों को, उसके बारे में कुछ बताइए। और हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न म्यूजिक मेरे पिताजी ने शुरू की वे बैक इन 1965। हमारे यहाँ गिटार, मैंडलिन, पियानो, सिंथेसाइजर, अकॉर्डियन, ड्रम्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। हमारा जो फोकस है वो साइंस और थियरी की तरफ है। हम लोग इंस्ट्रूमेंट गाना बजाने के लिए नहीं सिखाते हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं।
हमारे यहाँ एज ग्रुप राइट फ्रॉम 7 to 70 है, और सबके तरफ आइडियोलॉजी यही है कि वो इंस्ट्रूमेंट सीख पाएँ, और इंस्ट्रूमेंट सीखने के बाद उसकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि उसको उसको कौन से जॉनर में जाना चाहिए। हमारे यहाँ ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स के में 5 ग्रेड्स हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट के। हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक ग्रेड को एक सिलेबस होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप 7 साल के बच्चे हो या 70 साल के आदमी हो, सब लोग एक ही क्लास में होते हैं। हम हर एक स्टूडेंट को सेपरेटली सिखाते हैं ताकि जो उसका इंडिविजुअल प्रोग्रेस है उस हिसाब से वो स्टूडेंट आगे या पीछे जाता है। हम ग्रुप टीचिंग में बिलीव नहीं करते हैं। तो एक ग्रेड कंप्लीट करने के लिए ऑन एन एवरेज अब 200-250 क्लासेस लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट है जिसने 200 क्लासेस में एक ग्रेड कंप्लीट किया हो, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने एक ग्रेड है जिसने 300 क्लासेस में ग्रेड कंप्लीट ना किया हो, क्योंकि वो अपने रिफ्लेक्स से आगे या पीछे चला जाता है, और हर एक स्टूडेंट को हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं। We have completed 58 years. My father started way back in his house by 2 students. Now, at present, got, my dad's, taught thousands of students. मैं 88 से सिखा रहा हूँ in my institute. मेरा principal instrument गिटार, मैंडलिन, ड्रम्स, पियानो to some extent. अकॉर्डियन मेरे डैड का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। लेकिन आप बजा सकते हो। मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा कि मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नहीं आता है। थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूँ, बट बाकी के इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, वो सिखाता हूँ ये हूँ। एंड हमारी इंस्टीट्यूट मॉडल कॉलोनी बंगलो चौक में है, एक ही ब्रांच है, एंड वही इंस्टीट्यूट हमारी स्टूडियो में कन्वर्टेड है। तो हमारे जो प्रोडक्शंस होते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं। सो इंस्टीट्यूट एंड स्टूडियो बोथ आर इन द सेम प्रीमिसेस। ये तो सारी टेक्निकल बातें हुई, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को छोड़ के भी ऐसी क्या लाइफ लेसन्स आप अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए एम करते हो जो उनके लाइफ में थ्रू आउट उनको काम आए? सी, म्यूजिक में 2 बातें तुमको ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एक स्टूडेंट है जिसमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो, वो आगे जल्दी चला जाए, सीख जल्दी पाए, एक मुकाम पे जल्दी चला जाए जिसमें प्रोफेशनल म्यूजिक बजा सके। लेकिन तुमको एक टैलेंट के अलावा, एक स्किल सेट के अलावा, एक सिलेबस के अलावा तुमको एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है कि तुमको एक रेगुलर डिसिप्लिन, रेगुलर क्लास को आना, एक रेगुलर इंटरवल स्पेंड करना दिन में, जिसके साथ तुम इंस्ट्रूमेंट के साथ अपनी टाइम स्पेंड कर सको। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको घंटों 2-3 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये शायद किसी को पॉसिबल हो, किसी को पॉसिबल ना हो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एज अ फॉलो अप, जो आप क्लास में सीख पाओ उसका रिकॉल होना घर पे होना बहुत जरूरी है, ताकि जब तुम क्लास में दोबारा आओ या म्यूजिक लर्निंग प्रोसेस में जाओ, नॉट नेसेसरी क्लास या मेरी इंस्टीट्यूट में, जो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस हो, जो लर्निंग प्रोसेस में आप जब जाओगे उसका रिकॉल होना बहुत जरूरी है। आज मैंने किया, 10 दिन मैंने हाथ नहीं लगाया, बाद में बजाने को गया और 1 महीने के बाद मैंने कंप्लेंट किया कि अरे मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मुझे आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास रिकॉल ही नहीं है, मेरे पास डिसिप्लिन ही नहीं है। तो वो रिकॉल, दैट फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओनली जब आप वो टाइम सीखने में डालते हो, वो सीखने का तुमको इमीडिएट रिजल्ट उसी वक्त मिलेगा कि आपने अपने 45 मिनट सीखा है, 1 आवर आपने सीखा है, तो आपको 45th मिनट पे या 1 आवर एट द एंड ऑफ मिनट में आपके फिंगर रिफ्लेक्सेस, हैंड रिफ्लेक्सेस, ब्रेन रिफ्लेक्सेस को आपको नॉलेज मिल पाए कि आपको ये स्टेज से वो स्टेज पे जाना है। वो एक लेसन से दूसरे लेसन में भी हो सकता है, लेकिन वो आना, for your body language to understand or your fingers to understand or your head, it is important कि वो follow up अपने घर पे लिया है। और इसके लिए एक चीज जो मैं बात करूंगा कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी, एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं नहीं देखता हूँ लोगों में, पेशेंस, वो होना बहुत जरूरी। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 2 महीने आ जाओगे और मुझे
पॉल गिलबर्ट बनना है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी आज स्टेज के जाने से पहले उनके ग्रीन रूम में उनके प्रैक्टिस एम्प पे 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाएंगे। ये लोगों को मालूम नहीं है। आज जैसे ग्रेट प्लेयर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो भी आज जब स्टेज पे जाते हैं, जब वो बजाने को जाएंगे, उनके पहले ग्रीन रूम में वो प्रैक्टिस करके जाएंगे। सी इट्स अ मसल पावर। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ट्यून दैट मसल पावर। मैं आज यहाँ खेलने गया था, फिर मैं पिक्चर देखा, फिर मैं कंप्यूटर पे बैठा, फिर थोड़ा फोन देखा और वापस में इंस्ट्रूमेंट बजाना, ऐसा नहीं होता है। वो इंस्ट्रूमेंट का रिकॉल होना फिंगर रिफ्लेक्सेस के लिए, फिंगर मसल पावर करना बहुत जरूरी है। देन ओनली दे विल रिएक्ट, अदरवाइज दे विल नॉट रिएक्ट। एंड द लास्ट थिंग which is very very important is continuity, कंसिस्टेंसी बहुत is इम्पोर्टेंट। extremely important. So discipline, your patience and consistency, आपको करते रहना है। You are a student till the end of your going. मैंने आज ये 2 ग्रेड्स कंप्लीट किए, मैंने म्यूजिशियन हो गया, मैं मल्टी टैलेंटेड हो गया, मेरे को मल्टी अवार्ड हो गया, मैं ग्रेट हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप स्टूडेंट ही हो, आपको स्टूडेंट ही ट्रीट करना है। जब आप आपको प्रोफेशनल ट्रीट करोगे, आपका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ एवरी डे। रोज कुछ तुम्हें नया आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया टेक्नोलॉजी हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट कुछ तो भी अलग बज रहा है। वो अलग बजाने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको हाथ से कुछ भी और निकलेगा। ये सब सारी जो चीजें हैं, उससे आपको सीखना है। तो सीख, दिस हैज टू कंटिन्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, या आपकी इंस्टीट्यूट तो पुणे में है अभी, Yes. तो अगर कोई व्यूअर कहीं और से है, इंडिया से कहीं और से है, तो उसको अगर आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो कैसे करेगा वो? ऑनलाइन है। हमारे यहाँ 3 सेगमेंट्स हैं। एक ऑफलाइन है जहाँ पे स्टूडेंट आ सकता है, एक ऑनलाइन सेगमेंट भी है थैंक्स टू कोरोना। उसके पहले हमारे यहाँ ऑनलाइन सेगमेंट नहीं था। और एक हमारे यहाँ थर्ड सेगमेंट जो भी है, जो हम बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स हम आ नहीं सकते, पूना में भी है, दूर रहते हैं, आउट स्टेशन रहते हैं, उसको हाइब्रिड कहते हैं। कि कुछ क्लासेस हमको ऑफलाइन दे दिए, कुछ क्लासेस उन्होंने ऑनलाइन दे दिए हैं, या हफ्ते में भी हाइब्रिड कर लिए, 2 बार ऑफलाइन कर लिया, 1 क्लास ऑनलाइन कर लिया। तो रोज उनको स्टूडेंट इंस्टीट्यूट पे आना ज़रूरी नहीं है। हमारे क्लासेस जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन रेगुलरली स्टूडियो आवर्स में कंटिन्यूसली चालू है। तो स्टूडेंट चूज कर सकता है कि वो कौन से क्लास में कहाँ आना चाहता है, उसका कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी उसको दिया जाता है। तो सर, जैसे हम कोलैबोरेशन करते हैं म्यूजिक में, तो क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप कोलैबोरेटर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो? कोलैबोरेशन नाम के लिए नहीं करो, मुझे इसके साथ कोलैबोरेट करना है ताकि मुझे 1000 से 10,000 फॉलोअर्स मिले। आई डोंट थिंक सो दैट इज करेक्ट व्यू पॉइंट टू डू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन ये एक आजकल नई फिलॉसफी है म्यूजिक में, जो लोग सोचते हैं कि मैं अगर इसके साथ कोलैबोरेट करूं तो मेरा फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। कोलैबोरेशन अगर आप जूने आई मीन ओल्ड टाइम से अगर देख लो, तो दैट इज टू गिव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी टू योर म्यूजिक। कोलैबोरेशन ये एक नया शब्द है। जूने म्यूजिक में फीचरिंग ये शब्द रहता था कि एक बैंड है, उसमें फीचरिंग एक दूसरा आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है जिसमें फीचरिंग एक डिफरेंट प्लेयर है, एक क्लासिकल प्लेयर है जिसमें फीचरिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर है जिसमें फीचरिंग एक क्लासिकल सिंगर है, यू नो। सो दिस इज अ कोलैबोरेशन। सो यू आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेटिंग different thought process. You are talking about collaborating different moods. कि तो मैं एक रॉक एंड रोल बजा रहा हूँ और रॉक एंड रोल के एंड में मेरा गाना है, तो उसके कंक्लूडिंग एक सेगमेंट मैं अभी कोलैबोरेट कर रहा हूँ, आपके सामने कोलैबोरेट कर रहा हूँ कि एक रॉक एंड रोल गाना है और रॉक एंड रोल गाना मेरा एंड हो जाएगा, तो
वो रॉक एंड रोल गाने के एंड में ऑब्वियसली एक ड्रमर बैंग देगा, कोई भी सोचेगा। लेकिन मुझे वो ड्रमर का बैंग ना देते वक्त मुझे क्लासिकल का आलाप डालना है और वो ड्रमर को निकाल देना है और क्लासिकल का आलाप डालना है और क्लासिकल का आलाप डाल के एक मेरे को तबला का एंड देना है। इस तरह से मुझे गाने का मूड चेंज करके उसको एंड करने का है। ये मेरा एक कोलैबोरेशन हो गया, एक सोच हो गई। तो मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन जो है वो आपके गाने को डेफिनेशन देनी चाहिए, गाने का मूड चेंज करना चाहिए, गाने का कोलैबोरेशन इस तरह से होना चाहिए कि कुछ एस्थेटिक्स आ जाए उसमें। इट शुड चेंज योर ओरिजिनलिटी। कोलैबोरेशन इसके लिए ना करो कि मुझे डालना है इसलिए मैं ये करो। हमारा एक गाना था, आई मीन हमने कोलैबोरेशन किया था, गो फॉर द रन। हमारे 2000 में हमने टंगस्टन का ट्विन एल्बम किया था, जो मैंने और मेरे को प्रोड्यूसर सिंगर लिरिस्ट संजय सुब्रमण्यन ने हमने ट्विन एल्बम डेब्यू अटेम्प्ट किया था। तो उसमें गाना था गो फॉर द रन। तो उसमें कोलैबोरेशन हमने ड्रम और तबला का किया था। वो जो कोलैबोरेशन था वो इस तरह से था कि जैसे तबला ड्रम के साथ कॉम्पीट कर रहा है, वो बजा नहीं रहा है, इनफैक्ट वो कॉम्पीट कर रहा है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वो ड्रम के ऊपर चला जाए। अभी ड्रम बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, उसका पावर ज्यादा है, तबला दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसके बोल हमने इस तरह से प्रोग्राम किए कि उसको गाने में इस तरह से दिखा दिए कि उसकी जरूरत नहीं है, गाना फुल है, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया कि वो कोलैबोरेट करे रिदम के साथ, ताकि एक जुगलबंदी ना दिखे, कंपटीशन ना दिखे, लेकिन वो उसके ऊपर दिखे। सो इट वाज अ रॉक एंड रोल तबला सॉन्ग, सो इट वाज समथिंग न्यू। सो आई एम नॉट सेइंग दैट्स द वे इट शुड बी, दैट्स, मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था कि क्या हमने कोलैबोरेशन के नाम पे हमने किया। लेकिन आज अगर लोग कोलैबोरेशन करें तो म्यूजिकल नॉलेज, म्यूजिकल एस्थेटिक्स, म्यूजिकल फीलिंग्स, म्यूजिकल इमोशंस, म्यूजिकल प्रोडक्शंस, म्यूजिकल जॉनर इस तरह से कोलैबोरेट करें ताकि आपका जो बेसिक क्रिएशन है वो एक दर्जे पे ऊपर चला जाए। नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट इस पे मेरी हट से डालना है, ये ज्यादा कर से मैं ये देखता हूँ, मैं शायद गलत देखता हूँ, बट मुझे ये दिखाई देता है कि मुझे ये इसको डालना ही है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसकी जरूरत नहीं होती है, वो गाने के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। एलियन जैसा लगता है, पैरासाइट जैसा लगता है। अगर आपका कोलैबोरेशन एलियन पैरासाइट अनवांटेड लगे तो दैट कोलैबोरेशन इज अ फेल। आई फील दैट इट शुड लुक वांटेड, इट शुड लगना चाहिए कि उसको और ले लें, उसको और डालें, उसको और एनहांस करें, उसकी जो पहचान है वो कोलैबोरेशन में उसको ज्यादा ऑडियंस तक लेके जाए। अगर वो आपको लग रहा है गाना सुनते वक्त या क्रिएशन सुनते वक्त, देन आई थिंक दैट कोलैबोरेटर इज सक्सेसफुल। बट नॉट नेसेसरी ये दिखाई देता है ज्यादा से। moreover I see the collaborators see the things on force collaboration is, I personally don't agree with that. मैंने कोलैबोरेशन नहीं बोलना चाहिए मुझे, आप इसको रखें ना रखें आपकी मर्जी। मैंने अनुष्का शंकर का एक कॉन्सर्ट देखा, तो उन्होंने सितार को क्लैरिनेट से जुगलबंदी, कॉन्वर्सेशन, डायलॉग, इनकॉर्पोरेशन एंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग इस तरह से उनके कॉन्सर्ट में इन्वॉल्व किया। तो आप उसको कोलैबोरेशन बोले या कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ता है। सितार का और क्लैरिनेट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो आदमी उसको रिस्पॉन्सिव लेके सितार के साथ बजा रहा था, दैट इज व्हाट द कोलैबोरेशन मीन। ही वाज कॉम्प्लीमेंटिंग, दोनों इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। वो कॉम्प्लीमेंशन करने के बाद जो
फाइनल वर्डिक्ट निकल रहा था, दैट इज कोलैबोरेशन. That is the beauty of it. क्या म्यूजिक के ऐसे कुछ टेक्निक्स है जिससे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टोरी टेलिंग कर सकते हो? आपने शायद मेरा एंडलेस एल्बम सुना है, जी, इसलिए जी, मुझे ये पूछ जी रहे जी हैं. जी बिल्कुल. बहुत अच्छा प्रश्न है. मैं मानता हूँ जैसे ये प्रश्न मेरे लिए लिखा गया है, ऐसे मैं इसी तरह से सोचता हूँ. और ये काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है कभी कभी मेरे लिए भी और दूसरों लोगों के लिए, क्योंकि शायद सब लोग ऐसे सोचते नहीं, लेकिन मैं इस तरह से पहले से सोचता हूँ. जैसे आपका प्रश्न है, मुझे मालूम नहीं आप ये प्रश्न पे कैसे आए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं जब भी म्यूजिक इंस्पिरेशनल करता हूँ और जब मेरा म्यूजिक मुझे लिखने की बात आती है, तो मेरे दिल में, मेरे विजन में कॉन्टेक्स्ट दिखना बहुत जरूरी है. मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक करता हूँ 2015 से, जिसमें लिरिक्स नहीं है. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ये कम्युनिकेट करना मेरी तरफ से थोड़ा डिफिकल्ट है. लिरिकल म्यूजिक में वर्ड्स होते हैं, तो आपको वो समझे ना समझे फिर भी वर्ड्स होते हैं. इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, आप वर्ड्स को सुने या फिर भी ना सुने, लेकिन आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे वर्ड्स को सुनना है, तो गाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है और गाने कौन से इमोशन में जा रहा है, विदाउट लिसनिंग टू म्यूजिक, ये एक लिसनर अपने आप को आइसोलेट कर सकता है. ये पॉसिबल है. आप 60s का म्यूजिक ले लो या आज फाइटर का भी म्यूजिक ले लो, ये आइसोलेशन कर सकता है अगर आप लिरिक्स को सुनो और उसके साइड में साइड चेन उसको बोलते हैं. साइड चेन का मतलब है सेकंड ट्रैक, यानी यू हियर द लिरिक्स फर्स्ट एंड देन यू हियर द म्यूजिक. आप अगर ये एक्सरसाइज करो तो आप जान जाओगे कि ये आप भी कर सकते हो. मैं गाना सुन रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वोकलिस्ट को सुन रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक भी आ रहा है मेरे पास में. अगर मैंने सोचा कि मुझे म्यूजिक नहीं सुनना है, म्यूजिक आई मीन गाना नहीं सुनना है, मैं सिर्फ म्यूजिक को भी सुन सकता हूँ. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. यू कैन ट्रेन योर ईयर्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक करता हूँ. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए मुझे कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट विल बी वन पैसेज ऑफ noise which will come and go, which you may not understand. कि बजाने वाला कंपोजर जो है या बजाने वाला है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है. मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरा एक गाना है इनोसेंस. या सुना है मैंने. राइट. तो उसमें गाना जब मैं लिख रहा था, तब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फोटो भेजा. मैं कभी क्या उसके बारे में नहीं बोलूंगा. तो वो फोटो में एक डैडी है, वो डैडी के साइड में एक बच्चा है, और वो डैडी बच्चे को नेचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. एंड दैट फिल्म एंड दैट पिक्चर इज फ्रॉम बिहाइंड. अभी वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो पिक्चर है, मूविंग पिक्चर तो है नहीं, इट्स अ फोटोग्राफ. तो नेचर है सामने, लैंडस्केप है. तो वो डैडी बच्चे को समझा रहा है. वो बच्चा बेचारा क्या समझ रहा है मालूम नहीं. वो बैठा है वहां पे, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ मस्ती नहीं कर रहा है, डैडी को सुन रहा है. मैंने ये सिर्फ पिक्चर अपने आप को देख लिया, एंड आई नेम द सॉन्ग इनोसेंस, बिकॉज देयर वाज सच अ लॉट ऑफ इनोसेंस इन दैट चाइल्ड टू लिसन कि वो अपना डैडी क्या कह रहा है. उसको समझे ना समझे, वो अपनी छोटी समझ से समझने की कोशिश कर रहा है कि वो बड़ा नेचर क्या कह रहा है. सो ये कॉन्टेक्स्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं वो इनोसेंस बच्चे के तरफ से लैंडस्केप के बड़े पिक्चर तक कैसे लेके जाऊं. तो अगर वो आप गाना सुनेंगे तो यू विल रियलाइज दैट देयर इज अ पैसेज ऑफ फॉलो थ्रू. इट स्टार्ट्स विद एन इनोसेंस एंड ग्रोज अप लाइक अ नेचर. एंड दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू स्टोरी टेल इन माय सॉन्ग. इसकी तो कमेंट्री है नहीं, मैं कुछ कमेंट्री नहीं कर रहा हूं पहले कि मेरा ऑडियंस ऐसा सुने
इस तरह से सुने, तो उसको ये फीलिंग होना चाहिए। तो ये फीलिंग हर एक ऑडियंस को अपने तरफ से, अपने आप की समझ से वो गाना सुनने के बाद हो जाएगा। वाओ। सो दिस इज माय कॉन्टेक्स्ट। ऐसे एंडलेस जो मेरा एल्बम है, हर एक गाने के पीछे, मैं हर एक गाने के बारे में नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन हर एक गाने के पीछे ये कॉन्टेक्स्ट है। गाने का नाम है वाटर। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि, मैं नहीं मानता हूं कि वाटर से फ्री फ्लोइंग होता है। वाटर के डिफरेंट इमोशंस होते हैं। इट्स लाइक अ वोल्केनो, इट्स लाइक अ फ्री फ्लोइंग, इट्स लाइक वेव्स, इट्स लाइक सी। तो मेरा जो गाना है वाटर, उसमें ये सारे इमोशंस मैंने दिखाने की कोशिश की है, राइट फ्रॉम ऑल द फ्री फ्लोइंग टिल एंगर। तो वो कैसे रहेगा, दैट इज व्हाट द सॉन्ग टेल। सो अगर आपने गाना ये एंगल से देखा तो यू विल गेट दैट स्टोरी टेलिंग, और यू विल गेट दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली इन इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, बट नॉट विद वर्ड्स। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो जिनको अपनी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी बिल्ड करनी है, तो उनको क्या एडवाइस दोगे आप? एक्चुअली काफी सिंपल सी बात है वो। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो तो पहली बात, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या सोचेगा कि अपना स्किल सेट दिखाए, एंड वो ठीक है, आई मीन दैट इज ओके। आई मीन वो दिखाने की कोशिश करेगा कि वो कितना अच्छा बजाता है, वो कितना अच्छा सोचता है, ये शायद वो बाद में बोलेगा। लेकिन वो कितना अच्छा बजाता है, उसका स्किल सेट उसके फ्रेटबोर्ड या कीबोर्ड या स्किन्स पे कितना है, दिस इज व्हाट ही विल ट्राई टू प्रोजेक्ट, बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। मेरे ख्याल में उसको ही हैज टू बी हिमसेल्फ। मुझे उसको अपने आप होना चाहिए विदाउट बीइंग बायस, कि मैं एक गिटार प्लेयर हूं, ये मेरे ख्याल में उसको भूल जाना चाहिए। उसको ये भूल जाना चाहिए कि मैं एक पियानो प्लेयर हूं। उसको ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये एक्स एक्स नाम है मेरा गाने का, तो मैं उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, उसके नजदीक कितना जा रहा हूं, उसके इमोशंस के नजदीक कितना जा रहा हूं, मेरे फिंगर्स के नजदीक कितना जा रहा हूं, ये बात अलग है। ठीक है, उसके लिए आप अपने गाने में एक विंडो रख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो, आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं, तो आपके पास 6 मिनट है, 5 मिनट है, 5 मिनट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके पास विंडो हो सकती है। लेकिन जो 5 मिनट है, वो 5 मिनट आपके स्किल सेट के लिए नहीं है, वो 5 मिनट आपके गाने के टाइटल के लिए है। वो गाने का टाइटल आप कैसे आपके सोच की तरफ से वो एंगल पे आप लेके जाते हो, उसके ऊपर आपकी इमोशन डिपेंड करती है। एंड मेरे ख्याल में ये सोचने के लिए आपको अपने आप होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फॉरगेट दैट आप गिटार प्लेयर हो या पियानो प्लेयर हो या ड्रमर हो या सिंगर हो, फ्लूट प्लेयर हो, व्हाटएवर। आपको यू हैव टू गो क्लोज टू द इमोशंस ऑफ द टाइटल ऑफ द सॉन्ग, not your player. When I'm talking to you, it is not a person who is a musician. It is the wisdom of so many years. It is an experience. I mean, experience से काफी कुछ सीखा है, experience से काफी कुछ दिखा है। I mean, and एक सीख जो मिली है ये फील्ड में, वो हमको सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो एक ही बात बोलती है हमेशा, मुझे तो हमेशा बोलती है कि अपने आप रहो, मुझ में रहो। तो आई थिंक बाकी की चीजें they will fall in place. So coming towards the end of the podcast. Yes. This is the end of the podcast, sir. Sure. कैसे लगा सर आपको? मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन मैं इसमें भी अपने आप होने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं जितने डिसिप्लिन से और जितने ऑनेस्टी से बात कर सकूं। मैंने यही कोशिश की है, जो मैंने अब तक जो बात की है, जो यही बात करने की कोशिश की कि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरी सीख है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं ऑनेस्टली आपको बता सकूं। इसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है और इसमें कोई छक्के पंजे नहीं है। जो है वो है, वो आपके सामने है, और वही मैंने किया है और वही मैं कर रहा हूँ। So thank you so much for making your precious time and gracing our show. Honor. And हम आपको अगले एपिसोड में जल्द ही मिलना चाहेंगे वापस, जरूर with many more
feathers in your hat. I mean, I hope I have more feathers, and I'll try to get more feathers in my head than what I have right now. For sure, sir. You will definitely do it. And thank you so much for being on Power of Voice, sir. Thank you. Thank you so much for the honor. I really appreciate this. Thank you, sir. Thank you so much.